अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पीएमसी का टॉपिक 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव्स। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेव्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स आप लोग इन जनरल जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वेव्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय वेव। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इज नोन एज वेव। तो वेव क्या है? बेसिकली डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, यानी अगर किसी मीडियम में बाय एनी मींस आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हो डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे वेव पैदा हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे देखें यहां पे एयर मौजूद है, तो एयर क्या है? मीडियम। मैं बोल रहा हूं, मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं इस एयर के अंदर, इस मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से यहां पे एक वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप बात कर सकते हैं कि आपके पास लेट्स से एक वाटर सरफेस है। ठीक है, आप रिवर की बात कर लें, ठीक है जी, इसके अलावा आप लेक की बात कर ले, वहां पे आपको वाटर नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक मीडियम है। अगर आप उसमें एक स्टोन को फेंकते हो, थ्रो करते हो या लेट्स से ड्रॉप करते हो, तो उससे क्या होगा? स्टोन जाके उस पानी को डिस्टर्ब करेगा, उस मीडियम को डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्बेंस की वजह से उस मीडियम के सरफेस पे आपको वेव्स दिखाई देंगी। तो हमने ये सीखा कि जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी जाए तो वेव पैदा होती है। तो वेव क्या है? इट इज बेसिकली द डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। अब डियर स्टूडेंट्स बात ये की जाती है कि जो वेव है जब ये पैदा होती है तो ये अपने साथ क्या कैरी करती है। तो इसको समझने के लिए हम अक्सर एक लाइन बोला करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। असल में होता क्या? मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी ही जगह पे रह के ऑसिलेट कर रहे होते हैं, अपनी ही जगह पे रह के यूं मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो जो डिस्टर्बेंस है वो मीडियम में आगे से आगे ट्रांसफर होती है। तो अब यहां पे ये लिखना चाहिए, वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम, E फॉर एनर्जी, P फॉर मोमेंटम। तो लिखा जी, वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, यानी कि मैटर खुद आगे नहीं जाता। वेव बेसिकली डिस्टर्बेंस है, ये बात सीख ली। और वेव्स क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? एनर्जी और मोमेंटम को विद इन द मीडियम आगे क्या कर रही होती हैं? ट्रांसफर कर रही होती हैं। मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, मीडियम का एक पार्टिकल दूसरी जगह नहीं जा रहा होता, ये बात याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम वेव्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ लें। हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो बेसिकली वेव है ये कितने टाइप्स की वेव्स हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स जरा इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। तो ये जो अब हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स के अंदर बात को कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, बड़ा लिमिटेड वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो चाहे आप फेडरल से हैं, चाहे केपीके से हैं, चाहे पंजाब से हैं, ये क्लासिफिकेशन समझना बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स की बात की जा रही है डियर स्टूडेंट्स, और वेव्स को हम नॉर्मली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स हैं इसके, आप ऐसे समझ लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, वेव्स कितनी तरह की हैं। वेव्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती हैं मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है जी, प्रोपगेशन के लिए। तो सच waves which require medium for their propagation are known as mechanical waves. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और डियर स्टूडेंट्स लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मैटर और डी ब्रोगली वेव्स। तो आइए जरा पहले इनको डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फॉर द प्रोपगेशन सच वेव्स जिन्हें प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है डियर स्टूडेंट्स, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये आगे 2 तरह की होती हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं इनकी। तो मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 शॉक वेव्स, ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं, शॉक वेव्स। और सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आती हैं जी प्रोग्रेसिव वेव्स। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये शॉक वेव्स की तो बुक में बात ही नहीं की गई,
तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पे सोनिक बूम के बारे में बुक में, टेक्स्ट बुक में, साइड इंफॉर्मेशन में उसने बताया हुआ, एक्चुअली वहां से रिलेटेड मैं ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। तो एक शॉक वेव्स हैं, दूसरी प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉक वेव्स क्या होती हैं? इनके बारे में ये कहा जाता है जी, शॉक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है जी, वोल्केनिक इरप्शन, ये चीज आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये कहा जाता है शॉक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन ड्यूरिंग सोनिक बूम। ठीक है जी, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये लिख लें, सोनिक बूम। और तीसरा डियर स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक, ड्यूरिंग अर्थक्वेक शॉक वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है जी, ये तीन चीजें देखें आपने सीखी। अब डियर स्टूडेंट्स, आतिशफिशा पहाड़, ठीक है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो शॉक वेव्स पैदा होती हैं। सोनिक बूम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से मूव करता है, जैसे जेट फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो एयर के अंदर, मीडियम के अंदर एक शॉक पैदा हो जाएगा, उसे सोनिक बूम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अर्थक्वेक, जलजला वगैरह। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि शॉक वेव्स क्या होती हैं। अब एक बात का ख्याल रहे, शॉक वेव्स कहां से आई हैं? ये मैकेनिकल वेव्स हैं, तो शॉक वेव्स को भी क्या चाहिए प्रोपगेशन के लिए? मीडियम चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। क्या होती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स? सच वेव्स, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, इन्हें ट्रैवलिंग वेव्स भी बोला जाता है, इन्हें प्रोग्रेसिव वेव्स भी बोला जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो मतलब प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, वो ये है कि प्रोग्रेसिव वेव्स आर सच वेव्स विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी विद, ठीक है जी, बाय मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती हैं? ट्रांसफर एनर्जी by moving away from source of disturbance। ये डियर स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव वेव्स की या ट्रैवलिंग वेव्स की ओवरऑल डेफिनेशन है जो हम करते हैं। चलें, ये बात भी आपको समझ आ गई कि प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर कोई एग्जांपल। वही, आप एक स्टोन लीजिए, पानी के अंदर फेंक दे, तो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस वो जगह है जहां पे पत्थर गिरा, जहां पे स्टोन गिरा। ठीक है जी, अब वेव्स उस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से क्या कर रही हैं? अवे मूव कर रही हैं। तो ऐसी वेव्स को आप प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स कहते हैं। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड है, ये दो तरह की हैं, शॉक वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स। अब प्रोग्रेसिव वेव्स की आगे दो टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं आइए जरा देखते हैं। यहां लिखने की बजाय ये देखें, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि जो आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, इनकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं वो क्या हैं, जरा गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये वो कॉमन टाइप्स हैं जो कि आप सब जानते हो डियर स्टूडेंट्स। ये दो टाइप्स हैं जी। नंबर 1, एक हमारे पास हैं जी ट्रांसफर वेव्स, ठीक है, और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है जी, तो ट्रांसफर वेव्स की बात करेंगे सबसे पहले जी। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी, वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। देखें, मीडियम के पार्टिकल्स लाइक दिस ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और जो वेव है इसके परपेंडिकुलरली प्रोपगेट करती है। ठीक है, या सच ए टाइप ऑफ वेव in which the particles of the medium are displaced perpendicular to the direction of motion of the wave या direction of propagation of the wave। ऐसे बात कर लें, मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी, और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही होती है। तो कितना एंगल है जी? 90 एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल है स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। रस्सी के अंदर आप जो पल्सेस वगैरह प्रोड्यूस करते हो, ठीक है जी, पल्स
पल्स क्या होती है? नॉन रिपीटेटिव सिंगल पल्स, ठीक है ना, नॉन रिपीटेटिव सिंगल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड पल्स, जो कि बेसिकली इस तरह की होती है, लाइक दिस, इसे पल्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप रोप के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, या लेट्स से सिंपल वर्ड्स में रस्सी के अंदर जो वेव पैदा करते हो वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं। इधर आप वर्ड लिख सकते हैं स्ट्रिंग, या डियर स्टूडेंट्स रोप का वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स दूसरी जो टाइप है प्रोग्रेसिव वेव्स की, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिन्हें आप साउंड वेव्स कहते हो, लेकिन मैं यहां पे उन्हें लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब डियर स्टूडेंट्स इन्हें आप साउंड वेव्स भी कहते हैं, इन्हें आप प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। क्या मतलब है इसका? जो साउंड वेव्स होती है ना, आप जानते हैं इसमें कंप्रेशंस होते हैं, लाइक दिस, ये कंप्रेशन है और ये क्या है? ये रेयरफैक्शन है। ये आपको कंप्रेशन नजर आ रही है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है? ये रेयरफैक्शन है। तो मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज दिस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पता ये चला कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में बेसिक डिफरेंस ये है जो मैंने आपके सामने बताया। अब डियर स्टूडेंट्स इसके फर्दर मैंने आपको नाम बताए, साउंड वेव्स भी बोला जाता है जी इन्हें, ठीक है, कंप्रेशनल वेव्स भी बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, और इन्हें प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इनके जो मैंने डिफरेंट आपको नेम्स डियर स्टूडेंट्स बताए हैं, ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब डियर स्टूडेंट्स जल्दी से जरा देख लें कि अभी तक क्या बात की। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स दो टाइप्स, शॉक वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स। शॉक वेव्स ये हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स की दो टाइप्स कौन कौन सी? ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी जो सेकंड टाइप है वो है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये बात याद रखने वाली है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन वेव्स को क्या मीडियम रिक्वायर्ड है? तो ये देखें मैं लिख रहा हूं, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इनकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो हैं। आइए जरा जल्दी से उसको समराइज करते हैं कि वो क्या है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, इसे जस्ट मैं आप लोगों की आसानी के लिए इस तरह से कर रहा हूं कि आप लोग जरा जल्दी से इसे ग्रैब करें, इसे समझें कि यहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से लोअर एनर्जी एंड के ऊपर हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है जी। देन डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। देन डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंफ्रारेड की। फिर आ जाती है हमारे पास विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर आप लोग अक्सर सुनते हैं विबग्योर, वो जो कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरह के सारे कलर्स पढ़ते हैं आप डियर स्टूडेंट्स। फिर आ जाती हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस। फिर आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स एक्स रेज होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स गैमा रेज। तो ये जो मैंने आपके सामने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारी ऐसी रेज हैं जिन्हें प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इंफॉर्मेशन के तौर पे ये याद रखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जरा इसे दोबारा करेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला डियर स्टूडेंट्स? मैंने ये बोला कि ये जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नजर आ रही हैं इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनकी जो स्पीड है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इनकी स्पीड है। और इनकी स्पीड को डिटरमिन करने का एक और फॉर्मूला है जो कि जस्ट आपने याद रखना है, वो ये है कि ये फॉर्मूला यहां से डिराइव किया जाता है, c = 1/μ0ε0। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, इस एक्सप्रेशन से बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को डिटरमिन करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये उसका मतलब ये उसकी वैल्यू है स्पीड की। अब लास्ट में आती है हमारे पास मैटर और डी ब्रॉय वेव्स। आप में से कई लोग इन्हें डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं, लेकिन इट्स बेसिकली डी ब्रॉय वेव्स, ठीक है।
तो अब ये देखते हैं कि मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स क्या होती हैं डी स्टूडेंट्स। दो नाम है, ये याद रखने, इन्हें मैटर वेव्स भी बोला जाता है डी स्टूडेंट्स, ठीक है, और सेकेंडली हम क्या बोल सकते हैं, डी ब्रॉय। कई लोग इसे पढ़ते हैं जी डी ब्रोगली, तो इट्स अप टू यू, प्रोनाउंसिएशन से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब डी स्टूडेंट्स ये जो मैटर और डी ब्रॉय वेव्स हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, सच वेव्स हुज मोशन इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्या मतलब है इसका कि these waves are associated with the motion of charge particles। कोई बात समझ में नहीं आई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैथोड रेज के बारे में अक्सर बात करते हो ना, ये बेसिकली वो हैं। कैथोड रेज क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, गैस ट्यूब के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स यू मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या है, मैटर वेव्स हैं। प्रोटॉन मूव कर रहे होते हैं, वो क्या है, मैटर वेव्स हैं। तो इनकी जो बेहतरीन सी एग्जांपल हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज इनकी एग्जांपल्स में आती हैं। तो कैथोड रेज बेसिकली क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ओवरऑल क्लासिफिकेशन को सीखा है, जिसमें मैंने बताया जी क्लासिफिकेशन में तीन चीजें हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर और डी ब्रॉय वेव्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम फर्दर ये बात कर रहे होंगे कि जो एक वेव है, लेट्स से ये देखें, हम वेव को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और यहां से फिर जो डिफरेंट चीजें हैं उन्हें स्टडी करते हैं। लेट्स से डी स्टूडेंट्स, ये एक वेव मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ठीक है जी। वेव का वो हिस्सा या वो पॉइंट जो मीन लेवल से ऊपर की तरफ है डी स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और वेव का वो पॉइंट, वो हिस्सा जो मीन लेवल से बिलो है, नीचे की तरफ है, इसे हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो एक कंप्लीट वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ दोनों मौजूद हैं। अब वन वेवलेंथ किस तरह से बात की जाती है कि एक वेवलेंथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि वन वेवलेंथ क्या है। जूनियर क्लासेस के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसे वन वेवलेंथ कहते हैं। ये देखें इस तरह से, लेट्स से अगर इसे मैं यहां से थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये देखें, ये आपको जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, क्रस्ट। तो आप कहते हैं दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है आप उसे वेवलेंथ लैम्डा कहते हो। या सिमिलरली दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, आप इसे क्या कहते हो, वन वेवलेंथ लैम्डा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब जरा एंटीटेस्ट के अंदर हम इसका एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वो पता क्या है, वेवलेंथ का मतलब है वेव की लेंथ। ये समझाने के लिए कि जस्ट आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये चीजें हम लोग इसलिए कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वेव लेंथ मतलब वेव की लेंथ। अब एक वेव की जो लेंथ होगी उसे वेवलेंथ कह दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक वेव नहीं नजर आ रही है, देखें यहां से लेके यहां तक ये एक कंप्लीट वेव बन गई। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये भी जो डिस्टेंस है आप इसे भी क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ लैम्डा कह सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स जल्दी से एक एमसीक्यू करते हैं और फिर ये देखते हैं कि आपने जो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट सीखा है क्या आप उसे एमसीक्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू ये है कि कोई भी एक मैसम की बॉडी है या कोई भी एक सिस्टम है आपके पास, और ये सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, ये सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक सिस्टम है, एक मैसम की बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ये आपको गिवन है। तो देखें जी, वर्टिकल एक्सिस पे डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, टाइम इज इन सेकेंड्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, इट इज इन मीटर्स। और डियर स्टूडेंट्स जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है जी। ये यहां से ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस। नाउ दिस इज द ग्राफ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए जरा कैलिब्रेशन कर लेते हैं। ये गिवन है जी आपको 0.2, इसी तरह से ये डियर स्टूडेंट्स आपको गिवन है -0.2। और डियर स्टूडेंट्स जो टाइम है उसे भी जरा नोट कर लीजिए, दिस इज 0,
ठीक है जी, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3 और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये है आपके पास 0.4। ग्राफ आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक ये बोला है, जल्दी से जरा देख लीजिए। मैंने ये बोला जी आपके पास एक सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा ये गया है कि आप मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करें। मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, जिसे हम लोग वी नॉट भी लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। और इसके ऑप्शंस को भी जरा जल्दी से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके ऑप्शंस हमें ये गिवन है। अल्फा ऑप्शन है 2 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बीटा ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड डियर स्टूडेंट्स। चार्ली ऑप्शन है पाई मीटर पर सेकेंड और डियर स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन है 0.2 मीटर पर सेकेंड। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को एफएससी में सिंपल हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट याद होगा और आप लोगों को मैक्सिमम स्पीड का भी आइडिया होगा। तो आइए जरा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैक्सिमम स्पीड होती है v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है, वो तो हमें गिवन है। ये देखें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस है ना, तो हम इसे पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। एक्स नॉट तो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ओमेगा नहीं है। अच्छा, क्या ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ? अब डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड से निकलेगी। मुझे कैसे पता चला? मैंने ऐसे सोचना है, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बता रहा है कि भाई आपके पास टाइम एक्सिस है, वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो बजाय फ्रीक्वेंसी को लिखने के मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 पाई बाई टी। तो पता चला कि ये एक वो ऐसा रिलेशन है जिससे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। ये देखें, वी नॉट यहां पे एज इट इज आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, वी नॉट एज इट इज, एक्स नॉट की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 2 पाई भी एज इट इज आ जाएगा। अब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है जरा देखते हैं। देखें जी, ये क्या है? लेट्स से अगर मैं इसे बोलता हूं क्रस्ट, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का जो टोटल डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो 1 वेवलेंथ। और एक वेवलेंथ के पास करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसे आप क्या कहते हो? टाइम पीरियड। तो पता ये चला कि ये देखें, यहां से यहां तक एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है और इस वेवलेंथ के देखें लेमडा के कंप्लीट होने का टाइम क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज कैपिटल टी। तो अब देखें ये टाइम को रीड करें, ये 0 है, ये क्या है 0.2। तो पता चला यहां पे 0.2 टाइम आएगा। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लें। चलें ये देखें, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक, 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस ले लें। यहां पे क्या है? ये भी ये देखें, यहां से लेके यहां तक ये क्या बन जाता है? दिस इज ऑल्सो 1 वेवलेंथ। और एक वेवलेंथ के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो 0.3 माइनस 0.1 अगेन क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स के जो टाइम पीरियड है ये है जी 0.2 सेकेंड्स। तो ये 0.2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आएगा v नॉट इज इक्वल टू 2 पाई मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो अब डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। तो आप देखें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जल्दी से मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स एक पार्टिकल है जो कि वेव के ऊपर मौजूद है, वो वेव के क्रस्ट से ट्रफ तक गया, कितना टाइम लगा होगा उसे, या उसका डिस्टेंस बताइए। तो आइए जरा देखते हैं। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से ऐसे बात कर लें, ये आपके पास एक वेव है लाइक दिस इज वन वेव। इस पॉइंट को मैं, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो जल्दी से बता दे, 2 बातें पूछ रहा हूं। क्रस्ट से ट्रफ तक डिस्टेंस कितना है जी? ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आपने डिस्टेंस बताना है। सेकेंडली बताना है कि अगर कोई पॉइंट क्रस्ट से ट्रफ तक आया है, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगा। ये 2 चीजें आपने बतानी डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बात को जरा ध्यान से सुनिए, इसको मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट इस तरीके से करूंगा। ये देखें, ये आपके लिए मैंने एक कंप्लीट वेव बना दी, ठीक है जी। तो मुझे बताएं ये टोटल डिस्टेंस कितना है। अभी मैंने आपको बताया कि ये टोटल डिस्टेंस है लैम्डा। तो अब देखते जाएं,
एक वेवलेंथ के पास करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है टी। लिसन टू मी केयरफुली। तो हाफ वेवलेंथ के पास करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, t/2। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये देखें, यहां तक क्या डिस्टेंस होगा, ऐसे कर लें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये λ/2 और ये λ/2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये क्या है जी हमारे पास, दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। तो आप टोटल इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस पता कितना बनता है आपका, ये डिस्टेंस बनता है डियर स्टूडेंट्स λ/2। ठीक है जी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये λ/2 कैसे है। अगर ये वाला डिस्टेंस आपके पास λ/2 है तो एक वेवलेंथ को कंप्लीट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस होगा λ/4 और ये वाला डिस्टेंस होगा λ/4। आइए जरा ऐड करते हैं, λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4, ओवरऑल आपकी वन वेवलेंथ बन गई। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसे आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मुझे पता है अभी भी बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इस पूरी एक वेव को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाने जा रहा हूं। ये देखें, 1 2 3 और ये रहे 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, हमने क्या किया, वेव को 4 इक्वल पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, λ/4 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 λ/4, ऐड करके देखें क्या आ जाएगा लैम्डा। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप काउंट कर लेना, एक क्रस्ट से दूसरे, ये देखें λ/4 प्लस λ/4। तो पता ये चला कि ये हमने एक ऑपरेशन कर दिया है एक पूरी वेव का, कि डिस्टेंस और टाइम समझ में आ जाए। तो एक क्रस्ट से ट्रफ तक जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये कितना है, λ/2। और अगर क्रस्ट से ट्रफ तक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसे टाइम कितना रिक्वायर्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो है t/2। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो बेसिकली एक MCQ है। लास्ट टाइम PMC ने पास पेपर में एक क्वेश्चन दिया था, और वो क्वेश्चन एक्चुअली KPK की टेक्स्ट बुक की एक एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल क्या थी, उसकी स्टेटमेंट मैं वर्बली बता रहा हूं, ठीक है, वर्बली सुन लीजिए, सॉल्यूशन मैं यहां पे करके दूंगा। स्टेटमेंट ये थी डियर स्टूडेंट्स, इन ए रिपल टैंक, ठीक है जी, 50 वेव्स पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है जी, इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द स्पीड। दोबारा सुन लें, इन ए रिपल टैंक 50 वेव्स पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है जी, पहले मैंने 1 सेकंड नहीं बोला तो आपने जरा कंप्लीट कर दिया। इन रिपल टैंक 50 वेव्स पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट्स इन 1 सेकंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव इफ द वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो अभी मैंने वर्बली आपके सामने एक MCQ बोला है, इस MCQ में फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर सेकेंड, तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वो है जी 50 हर्ट्ज। अब डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ भी तो हमें गिवन है, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमसे क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव। आइए डियर स्टूडेंट्स अब वेव की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैं बात कुछ इस तरीके से करूंगा, लेट्स से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है जी, ये एक कंप्लीट वेव है। आप जानते हैं यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है वो है लैम्डा, और एक लैम्डा को पास करने के लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कैपिटल T। अब यहां पे हम ये काम करने लगे हैं, तो जो डिस्टेंस वेव ने कंप्लीट किया वो 1 वेवलेंथ के बराबर है। तो जब वेव ने डिस्टेंस 1 वेवलेंथ के बराबर कंप्लीट किया तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है जी कैपिटल T। अब एक काम करें, 1/T को सेपरेट कर दें, लैम्डा को सेपरेट लिखें, तो 1 टाइम पीरियड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया, V इज इक्वल टू F लैम्डा। आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि इस रिलेशन में किस किस बात को डिस्कस किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स V जो है ये बेसिकली वेव की स्पीड है, F इज द फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, आइए जरा मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखें लास्ट ईयर ना एक
क्वेश्चन पूछा गया था बाय पीएमसी, ठीक है जी, पास पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और मजे की बात ये डियर स्टूडेंट्स के वो जो पास पेपर में क्वेश्चन आया था वो बेसिकली केपीके की टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है। तो अब मैं वो एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ये जो रिलेशन है यहां से डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स जल्दी से एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू ये है डियर स्टूडेंट्स कि इन ए रिपल टैंक, बात जरा गौर से सुननी है, इन ए रिपल टैंक 50 waves passes through a certain point in 1 second. If the wavelength of the wave is 5 centimeter, what will be the wave speed? तो देखें हमें क्या बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो कि अभी मैंने वर्बली बोला, यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है डियर स्टूडेंट्स, 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ वेव्स 50 है, एक पॉइंट से कितने टाइम में वो पास कर रही हैं, 1 सेकंड में। तो 50 हर्ट्ज क्या आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई। और वेवलेंथ भी हमें गिवन थी, वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके बाद हमें पूछा क्या गया, हमसे पूछा यह गया कि व्हाट विल बी द वेव स्पीड। जी डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, f की जगह 50 आ जाएगा। वेवलेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁻²। तो डियर स्टूडेंट्स क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये 10⁻⁻² है, तो डिनोमिनेटर में आके +2 से मैंने 100 लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फर्दर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 5 25। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब लेट्स से एक बड़ा जबरदस्त मैं कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करता हूं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ आती कि जब कभी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, क्या स्पीड में चेंज आएगा, क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, क्या वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं साउंड को और लाइट को दोनों को डिस्कस करूंगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अभी मैं सबसे पहले साउंड को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों को मैंने क्लासिफिकेशन में ये बात बड़े अच्छे से समझाई थी कि डियर स्टूडेंट्स जो साउंड है बेसिकली ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। तो अब ये बात याद रखिएगा। तो नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, साउंड के बारे में किस तरीके से बात की जाती है, आइए देखते हैं। साउंड हम जानते हैं कि इसकी जो वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मीडियम रिक्वायर्ड है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। जब साउंड पास कर रहा होता है तो मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस पैदा होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स साउंड जब कभी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है या रेयरर से डेंसर में आता है तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी। डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है इसे यूजुअली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द वेव कहते हैं। तो नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर साउंड रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेयरर मीडियम वो है डियर स्टूडेंट्स जिसकी डेंसिटी कम है, और डेंसर मीडियम वो है डियर स्टूडेंट्स जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। आप ऐसे बात कर लें। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी दुनिया की कोई सी भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है डियर स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी तब चेंज होगी जब आप सोर्स चेंज करोगे। देखो मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरा जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं मेरा जो साउंड है, अगर ये साउंड एयर से वाटर में चला जाए तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? नहीं। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। सोर्स कौन हूं? मैं। तो डियर स्टूडेंट्स सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए क्या चीज सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो देखें, साउंड जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, या साउंड जब कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगा, तो उसकी एक चीज तो कांस्टेंट रहेगी, और वो चीज क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज फ्रीक्वेंसी,
ये कांस्टेंट है, और ये देखें इसके आगे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली सोर्स डिपेंडेंट। ये चीज याद रखनी है। अब अगली बात समझना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। देखें जी, साउंड पहले था रेयरर मीडियम में जिसकी डेंसिटी कम है। ऐसे समझ लें कि उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब साउंड रेयरर से गया डेंसर में। डेंसर मीडियम की डेंसिटी हाई है, वहां पे जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो क्लोज्ड हैं, पैक हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो साउंड क्या है? डिस्टर्बेंस। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, जब किसी मीडियम की डेंसिटी हाई होगी, पार्टिकल्स करीब है, तो वो लेस टाइम के अंदर डिस्टर्बेंस को तेजी से आगे ट्रांसफर कर देंगे। और ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स दूर हैं, पैक्ड नहीं है, तो डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हुए ज्यादा टाइम लग जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो रेयरर मीडियम में साउंड की स्पीड कम है, डेंसर मीडियम में साउंड की स्पीड ज्यादा हो जाती है। पैकिंग क्लोज, थोड़े से टाइम में डिस्टर्बेंस जल्दी से आगे ट्रेवल कर जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट है। तो आइए अब जरा देखते हैं कि इसे फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, तो V इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो साउंड जब रेयरर से डेंसर में गया तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो गई, वजह अल्टीमेटली उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये एक केस मैंने डिस्कस किया। आइए जरा सेकंड केस को भी यहीं पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब रेयरर से डेंसर की बात की थी, अब साउंड अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा? इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साउंड ऐसे मीडियम से गया है जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, ऐसे मीडियम में जिसकी डेंसिटी क्या है? कम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब साउंड रेयरर मीडियम में गया तो वहां पे मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, डेंसिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी कम है, तो डिस्टर्बेंस को आगे पास करने के लिए ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अल्टीमेटली स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो पता ये चला V इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, वजह फिर वही बात, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर जाने से साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि ये सोर्स डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली रेयरर मीडियम में जाने से साउंड की स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस चीज को भी डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। ये मैंने साउंड की बात की और आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साउंड के बारे में कैसे बात करनी है। बस ये बात दिमाग में रखिए, साउंड क्या है? मैकेनिकल मीडियम चाहिए, मीडियम के पार्टिकल्स चाहिए वाइब्रेशन को, ठीक है, या डिस्टर्बेंस को आगे प्रोपगेट करवाने के लिए। अब दूसरी बात मैं करूंगा डियर स्टूडेंट्स लाइट की। वैसे लाइट का पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि एंटीटस के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम साइमल्टेनियसली डिस्कस कर जाते हैं, या पेपर के अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साउंड और लाइट दोनों का रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर का जो एक्चुअली फिनोमिना है वो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। लाइट क्या है? आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोला मैंने? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका बिहेवियर साउंड से टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। वो कैसे? ये देखें जी। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी तो फिर वही बात, अगर ये लाइट है, साउंड है, कोई भी हो दुनिया की वेव, फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है, कांस्टेंट रहनी है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए। क्यों? फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है। बार बार मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आप लेक्चर को सुनने के बाद मेमोराइज कर लें कि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए इसने चेंज नहीं होना। तो V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब डियर स्टूडेंट्स, रेयरर मीडियम में जब लाइट जाती है तो इसकी जो स्पीड है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है और इसकी जो लैम्डा है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, जब रेयरर से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो अकॉर्डिंग टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। डेंसर मीडियम में जाने से स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन वो भी जरा देख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N इज इक्वल टू C ओवर V। C एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो N इज प्रोपोर्शनल टू V।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे लाइट की स्पीड कम है, एंड वाइस वर्सा डियर स्टूडेंट्स। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या बात डिस्कस की जा रही है। अब डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी आपने अभी एक क्वेश्चन करवाया रिपल टैंक का, तो क्या रिपल टैंक को पढ़ना जरूरी है? नो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट रिपल टैंक के बारे में याद रखिए, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसपे हम वाटर वेव्स पैदा करके, ठीक है, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। और देखें, कभी कभार आप वेव देखते हैं ना, वेव बेसिकली वाटर सरफेस के ऊपर इस तरीके से लाइक दिस हमें वेव दिखाई देती है, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव का वो हिस्सा या वो हाफ हिस्सा जो कि हमें विजिबल होता है लाइक अबव द वाटर सरफेस, इस कंप्लीट को हम कहते हैं रिपल, ठीक है। हाफ पोर्शन ऑफ द वेव विच इज विजिबल ऑन द वाटर सरफेस, तो इसे कहते हैं रिपल। तो ये ओवरऑल क्या बनते हैं? रिपल्स बनते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसफर वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनकी आप बड़ी एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है वाटर वेव्स आर नीदर कंप्लीटली ट्रांसवर्स नॉर कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल। एक एनिमेशन देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, सरफेस के ऊपर ना, सरफेस के ऊपर वाटर वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसफर वेव्स होती हैं। जैसे ही आप डेप्थ में जाते हो तो यही वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल बन जाती हैं, ठीक है। सरफेस पे जब आप गूगल पे इसकी जरूर एनिमेशन देखिएगा मेरे कहने पे कि डियर स्टूडेंट्स, जब आप सरफेस पे देख रहे होगा ना, तो मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो आपको वाटर वेव्स क्या लगती हैं? ट्रांसफर्स लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप किधर जाते हो, पानी की गहराई में जाते हो, डेप्थ में जाते हो, तो वहां पे पता क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वहां पे आपको जो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन है वो ऐसे दिखाई देती है, वहां पे लाइक दिस, इस तरीके से। तो पता ये चला कि वाटर वेव्स आर नीदर कंप्लीटली ट्रांसवर्स नॉर कंप्लीटली लॉन्गिट्यूडनल। सरफेस पे वाटर वेव्स क्या हैं? ये ट्रांसवर्स होती हैं। डेप्थ में क्या होती हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। इसी वजह से तो आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी है कि वाटर वेव्स डाई आउट वेरी क्विकली। सरफेस से कहां चली जाती है? नीचे। जैसे ही सरफेस से गायब हुई, हम कह देते हैं डाई आउट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी याद रखिएगा जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लास्ट में ना आपको एक और छोटी सी बात याद होनी चाहिए। इसे आपने रीड कर लेना है, लेकिन जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे शेयर कर देता हूं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, ये एक वेव है, ठीक है जी। वेव के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, ये है ए, ये है ए डैश, ये है बी, ये है बी डैश, और भी आप पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से बता दें इनमें से कौन से पॉइंट्स इन फेज हैं और कौन से पॉइंट्स आउट ऑफ फेज हैं। तो आपकी बुक ये कहती है कि जिन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, वो इन फेज होंगे। मतलब एक वेव के ऊपर मौजूद वो तमाम पॉइंट्स इन फेज होंगे, एक जैसी मोशन वो परफॉर्म कर रहे होंगे, जिनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ एंड अप टू सो ऑन। तो मुझे बताएं जल्दी से कौन से पॉइंट्स इन फेज हैं। देखें, ए और ए डैश, ये क्या है? इन फेज। क्यों? इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। बी और बी डैश क्या है? ये क्या है? इन फेज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ए और बी की बात करें, इन फेज है? नो डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से, आपको याद होगा भी मैंने पहले डिस्कस किया, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। तो ए और बी के दरमियान तो डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ नहीं है, तो ये इन फेज नहीं हो सकते। अब आउट ऑफ फेज की भी कहानी सुन लीजिए। ऐसे पॉइंट्स किसी भी वेव पे आउट ऑफ फेज कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस होगा 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है, 3 लैम्डा बाय 2, 5 lambda by 2 and up to so on. If the distance between the points is odd integral multiple of half wavelength, फिर वो out of phase होंगे। जैसे यहां पे, अच्छा इन फेज का जल्दी से जरा बता दीजिए, मैं लिखता हूं, आप लोग देख लीजिए कि क्या मैंने ठीक लिखा है। ए डैश इन फेज है, बी डैश इन फेज है। अच्छा जल्दी से फिर मुझे बताइए आउट ऑफ फेज कौन से हैं? ए बी, ये आउट ऑफ फेज है। इसी तरह से ए बी डैश बी क्या है? आउट ऑफ फेज है। ए डैश बी क्या है? आउट ऑफ फेज है। तो ये इस तरह की एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स,
अगर मैं एक वेव के एंगल्स का डिफरेंस लूं उसे फेज डिफरेंस कहते हैं। बात समझ आई? ये देखें, ये एक वेव है ना, तो अगर मैं यहां पे एंगल्स को शो कर देता हूं, ठीक है, लाइक 0 एंगल यहां पे कंसिडर करते हैं π/2 रेडियन और 90 डिग्री, यहां पे पाई रेडियन, ये आएगा 3π/2 रेडियन और 270, और ये 2π रेडियन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे डियर स्टूडेंट्स एक मैं और जल्दी से ना आपकी आसानी के लिए एक वेव बना देता हूं, लाइक दिस। ये एक और वेव बन गई, तो आपको दो डिफरेंट कलर्स की वेव नजर आ रही है, एक ब्लू कलर की है, एक पिंक कलर की है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं कि इन दो वेव्स का मुझे फेज डिफरेंस बताओ, देखे ना, मैं आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस तो तब समझाऊं ना, या उसका क्वेश्चन आपसे मैं तब डिस्कस करूं जब आपको पता हो कि फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो ये देखें, मैंने दो वेव्स आपके सामने रिप्रेजेंट की और मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फेजेस को, एंगल्स को डिस्कस किया है। तो अगर इन दो वेव्स का कोई मुझे कहता है फेज डिफरेंस बताओ, तो इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कहना चाह रहा है इन दोनों वेव्स के एंगल्स का डिफरेंस कितना है, उसे फेज डिफरेंस कहते हैं, जिसे डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक वेव है आपके पास, लेट्स से मैं यहां पे ना ऐसे वेव बना देता हूं, बल्कि सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ऐसे कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं ओवरऑल ये क्या है, ये एक कंप्लीट वेवलेंथ है। यहां तक क्या होगी, जस्ट ये हाफ वेवलेंथ है। जल्दी से एक और वेव भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स से अब यहां पे मैं एक वेव ऐसे ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दो वेव्स नजर आ गई। अब दो वेव्स के कवर्ड डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लेमडा, उसे आप पाथ डिफरेंस कहते हो, जिसे आप डेल्टा एक्स से डिनोट करते हो। तो दो वेव्स के कवर्ड डिस्टेंसेस के डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पाथ डिफरेंस कहते हैं, और दो वेव्स के एंगल्स के डिफरेंस को आप फेज डिफरेंस कहते हो। अब एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस से भी पूछा जा सकता है। रिलेशन आपकी बुक में मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। तो यहां से अगर जल्दी से मैं पूछूं एक एमसीक्यू के व्हाट इज द रेशियो ऑफ फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस, तो ये देखें, फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स को इधर ले आए तो ये किसके बराबर है, ये 2π ओवर लेमडा के बराबर है। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आज का लेक्चर है, जिसमें मैंने ओवरऑल वेव्स के जनरल कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस किया है। तो आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक से अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आती तो आप जरूर डिस्कस कीजिए। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।